हेलो एवरीवन, आज हम एनसीईआरटी 7th क्लास की पॉलिटी का 6th चैप्टर देखेंगे जो कि है संचार माध्यमों को समझना। तो क्या इसका हमारी लाइफ में योगदान रहता है, क्यों ये हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से ये हमारी लाइफ को मतलब इजी बनाते हैं, इस सब के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो शुरू करते हैं। क्या होते हैं संचार माध्यम? टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है? प्राय आप कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं? क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं? आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? क्या आप उस शब्द को जानते हैं जो प्राय सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है? यह शब्द मीडिया। मीडिया यानी कि जो मीडिया होती है, हम जानते हैं सभी मीडिया के बारे में। ये एक मीडियम है, एक माध्यम है जो दूसरे लोगों से हमें कनेक्ट करता है। इस पार्ट में आप मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप किसी एक चीज़ को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यमों से सीखी हो? तो ये सब मोबाइल, अखबार, टीवी, ये जो मतलब मीडिया होती है, न्यूज़ होती है, सोशल मीडिया, आज के टाइम में सोशल मीडिया चल रहा है, इंटरनेट का ज़माना है, तो इसी उसको क्या कहते हैं हम? ये सब संचार माध्यम होते हैं जो कि ज़्यादातर सैटेलाइट से चलते हैं। स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जा सकता है। मीडिया अंग्रेजी की मीडियम शब्द का बहुवचन है, क्योंकि मीडिया यानी कि एक माध्यम, कुछ लोगों मतलब एक से दूसरे को कनेक्ट करना, एक मीडियम होता है ये हमें दूसरे लोगों से कनेक्ट करने का। और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडिया का अर्थ है माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसीलिए हर चीज़ जैसे फ़ोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। मीडिया वो ही नहीं है जो मतलब न्यूज़ कवर करती है, वो भी एक माध्यम है, इसलिए उसको मीडिया बोल देते हैं। ये सब चीज़ें जो हमें एक से दूसरे लोगों से कनेक्ट करती हैं, वो क्या होता है? वो मीडिया ही होती है। इसलिए हर चीज़ जैसे फ़ोन पर बात करने से लेकर टीवी शाम तक के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूह तक है। इसीलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं, यानी कि हमारी बात किसी दूसरे लोगों के पास पहुंचाने को मीडिया कहते हैं। संचार माध्यम और तकनीक। आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा, लेकिन केबल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं। इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है, क्योंकि हम देखते हैं पहले क्या था, अभी क्या चेंज जो है वो होते रहते हैं। पहले जो केबल टीवी होते थे, मतलब केबल के द्वारा एक तार होता था, उससे टीवी को चलाया जाता था। फिर डिश वगैरह आ गई। आज के टाइम में इंटरनेट है, किसी केबल की, किसी डिश की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट से हम सारी मतलब खबर जान सकते हैं क्या चल रहा है दुनिया में। अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। हम अखबारों और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यम के रूप में और टीवी तथा रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। आपके विचार में समाचारों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? एक सेकंड। समाचारों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से संबंधित है। कुछ नहीं है। एक चित्रकार की नज़र में बाइबल के पन्ने की छपाई करते हुए गुटेनबर्ग। तो जो न्यूज़पेपर होते हैं वो भी एक मीडिया ही होती है, क्योंकि वो भी लोगों को एक चीज़ की दूसरी मतलब एक से दूसरे को जानकारी पहुंचाती है, तो वो मीडिया का ही काम करते हैं। तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है, लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविज़न के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविज़न के कारण हम अपने आपको विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं, क्योंकि हमें पता होता है दुनिया में क्या चल रहा है। आज के टाइम में सब जो है इंटरनेट से कवर कर लेते हैं। टीवी पर न्यूज़ आती है तो उससे हमें पता चलता रहता है कहाँ पर क्या हो रहा है। तो अब इन चीज़ों से खुद को अलग करना मुश्किल हो जाएगा। टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुँचाए जाते हैं। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजन
मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वह अधिकांशतः जापानी संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। कार्टून हुई, मूवीज़ हुई, अलग अलग देशों के हम देख रहे हैं। हमें अभी देखा था तुलगाजु जैसे जो सीरियल थे वो मतलब तुर्की जैसे देशों के हम देख पा रहे हैं। तो ये सब इन्हीं की बदौलत है, इसी टेक्निक की वजह से हम ये सब देख पाते हैं। अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं। टेलीविज़न ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है। 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। 1940 में टाइपराइटर आए। संचार माध्यम और धन। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली हैं। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए जहां पर समाचार वाचक बैठता है। इसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्डर, रिकॉर्ड करने की यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि हैं। इन सभी का मूल्य बहुत अधिक है। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि और बहुत सारे लोग हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। यानी कि जो समाचार लिखता है वही जो है वो उस पूरे समाचार को तैयार नहीं करता है, बल्कि बहुत सारे लोग होते हैं जो इनको तैयार करते हैं। अलग अलग कलर करते हैं, अलग अलग राइटर्स होते हैं, पूरे प्रिंट आउट वगैरह सब अलग अलग कार्य होते हैं सबके। इसमें वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसीलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। यह यंत्र टेलीविजन का प्रारंभिक रूप था। अपने इस आविष्कार के सामने बैठे हैं जॉन एल बेड। इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपना आविष्कार का प्रदर्शन किया था। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फोन आदि। आपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविज़न कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। टेलीविज़न पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं, क्योंकि एक विज्ञापन का माध्यम भी बन गया जो एडवर्टाइजमेंट करवाती हैं कंपनियां ताकि उनके प्रोडक्ट बिकें। तो उनके लिए भी एक अच्छा मीडियम हो गया, अच्छा माध्यम बन गया कि वो अपनी जो कंपनी है उनके प्रोडक्ट्स को पब्लिक के सामने रख सकें। इस तरह प्राय बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं, जैसा कि आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। विज्ञापनों की बार बार आवृत्ति इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्ञापित वस्तु खरीदेंगे। इसीलिए उन मतलब विज्ञापन दिखाए जाते हैं, जो ऐड होते हैं उसमें कभी क्रीम के दिखा रहे हैं, कभी तेल के दिखा रहे हैं, कभी किसी फ़ैन के, कूलर के, इन सब की जो कंपनियां हैं वो अपने अपने ऐड डलवाती हैं ताकि उनकी कंपनी का प्रोडक्ट बिके, उनका सामान बिके, उनकी कंपनी पैसे कमाए। एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता और समय के आधार पर 1000 रुपये से 1 लाख रुपये के बीच पड़ता है। संचार माध्यम और लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। यानी कि सरकार क्या कर रही है, मीडिया को खासतौर से इसीलिए माना जाता है कि वो न्यूज़ देती है, जो खबरें हैं वो देती है खासतौर से सरकार की। तो हाँ, हम सरकार के बारे में भी इससे जान सकते हैं, सरकार कौन से कदम उठा रही है, क्या कानून ला रही है, कौन सा कानून ऐसा है जिसका हमें विरोध करना चाहिए, यानी कि नहीं आने देना चाहिए उस कानून को। तो वो सब भी एक जो संचार माध्यम, उसके माध्यम से हम जान सकते हैं उसके बारे में। ऐसे वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, सार्वजनिक विरोध आयोजित करके, हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। आइए अगले पृष्ठ पर देखें। दिए गए समाचार के कुछ पन्ने दिए गए हैं। अलग अलग पाठकों की पसंद को देखते हुए
छपाई वाले माध्यम कई तरह की जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। जो न्यूज़पेपर होते हैं, बुक्स होती हैं, मैगज़ीन होती हैं, वो भी हमें एक जो मीडिया होती है उसका ही एक माध्यम है ये, जो लोगों को जानकारी देती है। तो यहाँ पर कुछ न्यूज़ दी गई हैं। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रोका। कारखानों के मालिकों को और मजदूरों की हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोककर रख दिया। सड़कों पर वाहनों के विशाल जाम लगने के कारण लोग समय से अपने काम पर नहीं पहुंच सके। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार की प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। यद्यपि सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया है, परंतु विरोधियों को काफी समय से यह पता था कि उनकी इकाइयां गैरकानूनी हैं। इन इकाइयों के बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफी कम हो जाएगा। शहर की गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा, हमारा शहर भारत के एक व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा रहे। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाना चाहिए। विरोध करने के स्थान पर कारखानों की मालिकों व कामगारों को पुनर्स्थापन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये कुछ कटिंग दी गई हैं न्यूज़पेपर्स की। वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ा तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पात लगती। उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता। दूसरी ओर यदि आपने इंडिया डेली पढ़ा होता तो आप जानते कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे, क्योंकि पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त हैं। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। यानी कि जो पाठक होते हैं, जो न्यूज़ लिखते हैं, वो सारे पक्ष देख करके जब कोई एडिटोरियल निकालते हैं तब उसमें एडिटोरियल के माध्यम से लोगों को बताते हैं। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित ना करे कि उसमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें पता है हमारा जो देश है, जो भारत है, वो एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें जो आलोचना है उसके करने का अधिकार है हमारे पास। अनुच्छेद 19 हमने ये अधिकार देता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है हमारे पास। तो हम सरकार की आलोचना करके उसकी गलत कामों को भी रुकवा सकते हैं, गलत कानून को रुकवा सकते हैं। तो ये हमारा अधिकार है। तो उसमें कोई उनको ऑर्डर नहीं दे सकता है कि नहीं तुम्हें ये नहीं लिखना है, तुम्हें यही लिखना है। संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्यवाही करते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय तथा तटस्थ हो। तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः दो कारण हैं। पहला कारण सरकार का उन पर नियंत्रण। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। यानी कि जो सरकार होती है, कई बार हमने देखा जो इमरजेंसी लग जाती है उसमें सेंसरशिप लगा दी जाती है। यानी कि जो इस तरह के संचार माध्यम होते हैं, जो मीडिया होती है, उस पर रोक लगा दी जाती है। अखबारों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो ये क्या होती है? सेंसरशिप कहलाती है। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया। इसमें सबसे बुरा 1975 से 1977 आपातकाल का था, जब भारत में बैंड जैसी लगाई गई थी। उस टाइम पर सेंसरशिप लगाई गई थी। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती। सरकार द्वारा सेंसरशिप ना होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं।
बहुत से घरों में अधिकांश समय टीवी चलता ही रहता है। हमारे चारों ओर की दुनिया के बारे में हमारे बहुत से विचार जो कुछ हम टीवी पर देखते हैं उसी से बनते हैं। यह दुनिया को देखने वाली एक खिड़की की तरह है, यानी कि जो हम देखेंगे हम उसी के बारे में सोचेंगे और ऐसे ही अपने विचार रखेंगे कि हाँ ये चीज़ ठीक है और ये चीज़ गलत है। तो ये डिपेंड करता है कि हमें किस प्रकार की न्यूज़ दी जा रही है। आपके विचार में यह हमें कैसे प्रभावित करता है? टीवी में अनेक प्रकार के कार्यक्रम हैं, सास भी कभी बहू थी जैसे पारिवारिक धारावाहिक, खेल कार्यक्रम जैसे कौन बनेगा करोड़पति, वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले कार्यक्रम जैसे बिग बॉस, समाचार, खेल और कार्टून आदि। हर कार्यक्रम के पहले, बीच में और अंत में विज्ञापन होते हैं। क्योंकि टीवी का समय बहुत महंगा होता है, इसीलिए केवल वे ही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो अधिकतम दर्शकों को आकर्षित कर सकें। आपके विचार से ऐसे कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं जो इन चीज़ों के बारे में सोचिए, जो टीवी में दिखाई जाती हैं या नहीं। तो जो टीवी का मतलब खर्चे होते हैं बहुत ही अधिक होते हैं, इसलिए जो वही मूवीज़ और जो सीरियल होते हैं उनको लाया जाता है जो फेमस हो सके, जिनकी रेटिंग अच्छी होती है। इसके कारण बहुत जटिल हैं। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारी प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना इनके हित में होता है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसीलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसीलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दे के पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। मसौदा तय किया जाना, किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसी के आधार पर वह तय कर देते हैं कि क्या समाचार में दिए जाने योग्य है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय के वार्षिकोत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो संचार माध्यमों की रुचि इसे समाचारों में सम्मिलित करने में हो सकती है। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावित करते हैं और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं। हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्राय यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। हम जिस प्रकार की चीज़ें पढ़ते हैं उनके बारे में जानते हैं, हमारी सोच भी कुछ उसी टाइप की हो जाती है। अगर मान लीजिए किसी दो पक्ष में लड़ाई हो रही है, किसी दो पक्ष में झगड़ा हो गया है, तो हम जिसके एक ही पक्ष के बारे में बात सुनेंगे हम उसी को तो मानेंगे। दूसरे पक्ष में हमने जाना ही नहीं तो हम उसको ही गलत मानेंगे, क्योंकि उसने हमें उसके खिलाफ गलत ही बताया होगा, जाहिर सी बात है। इसलिए ज़रूरी होता है कि दोनों पक्ष को जाना जाए तब कोई फैसला निकाला जाए। अभी हाल ही में संचार माध्यमों ने कोला पेयों में कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर तक बढ़े हुए होने के और हमारा ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह हमें कोला पेयों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निरंतरपूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट ना आती तो हमारा ध्यान भी ना जाता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें नहीं पता होता और संचार माध्यमों के माध्यम से ही आप जान पाते हैं। संचार माध्यमों में फैशन शो बहुत लोकप्रिय हुए हैं, क्योंकि जो मैगज़ीन आती है उसमें हम देखते हैं, इनके अलग से मैगज़ीन आती है पूरी। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए
दिखते हैं। हम देख सकते हैं जो पानी की खबर है, भोजन की खबर है, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें नहीं आ पाती हैं, बल्कि ज़्यादातर नहीं आ पाती। जबकि यदि किसी जानवर की डेथ हो जाती है, ठीक है, उसका भी आना चाहिए, लेकिन वो ज़्यादातर देखे जाएंगे, जबकि इन न्यूज़ों को छोड़ देते हैं। एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों को नया 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 रूपाकर देने वाले डिज़ाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया। जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़ियों को गिरा दिया गया, पर किसी ने इस पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया। तो कई बार ये पैसे के लिए काम करते हैं, जिससे अच्छी इनकी रेटिंग होती है, उसी को न्यूज़पेपर में डालते हैं। स्थानीय संचार माध्यम, यह जानकर कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेंगे जिनका संबंध साधारण लोगों और उनके जीवन से है। इसीलिए कई स्थानीय समूह स्वयं अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए हैं। कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्य के बारे में बताते हैं और उन्हें बीज तथा उर्वरकों के प्रयोग के बारे में परामर्श देते हैं। कुछ अन्य लोग काफ़ी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले वीडियो कैमरे इस्तेमाल करके विभिन्न निर्धन समाजों के वास्तविक जीवन की स्थितियों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं और कभी कभी तो इन लोगों को ही फिल्म बनाने के लिए कैमरे और तकनीकी ज्ञान की प्रशिक्षण भी देते हैं। दूसरा उदाहरण खबर लहरिया नामक एक समाचार पत्रक का है, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित इस 8 पृष्ठ के समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट होती हैं। इस समाचार पत्र के पाठक हैं किसान, दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक और वे महिलाएं जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा है। यानी कि जो अपने न्यूज़पेपर होते हैं, वो इन जैसे पिछड़े हुए लोगों की बातें मतलब न्यूज़पेपर में नहीं डालती, क्योंकि उनको क्या है, ज़्यादातर पैसा कमाने की रहती है। जो अच्छी रेटिंग में होता है, जिसके कारण न्यूज़पेपर बिके, वो ऐसी चीज़ें खबर में डालते हैं, न्यूज़पेपर में डालते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपना ही न्यूज़पेपर निकाल देते हैं सारे मिलकर। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्राय संतुलित रिपोर्ट प्रकाश में आना कठिन है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्राय पूर्ण नहीं होती है और एक पक्षीय हो सकती है। अतः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है, यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है, किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों। तो लिखने वाले का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है इसमें कि वो किस पक्ष का है। अगर वो उसी पक्ष का हुआ तो उसके बारे में लिखेगा। सामाजिक विज्ञापन, सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती हैं जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके, ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। यहाँ असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग और पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञापन प्रस्तुत होते हैं। हम देख सकते हैं जो रोड होते हैं वहाँ पर लिखवा दिया जाता है, मतलब धीरे चलिए या तेज़ चलिए, रोड पर कितनी स्पीड है। तो वो सब क्या होते हैं, वो सब जो है सामाजिक विज्ञापन होते हैं जो सरकार निकालती है ज़्यादातर, क्योंकि सरकार जनता के लिए काम करती है। तो ये था हमारा संचार माध्यमों को समझना, इनका कितना महत्वपूर्ण योगदान है, वो हमें सीधा सरकार से जोड़ती हैं। इसमें यही था। थैंक यू।